नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने साफ साफ ये कहा है कि बीजेपी राम राज्य की अवधारणा को विकृत कर रही है, उसे बिगाड़ रही है और इस बहाने वो सीधे सीधे संविधान पर भी हमला बोल रही है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी का ये हमला मोदी सरकार के उस फैसले के बाद आया जिसमें केंद्र सरकार में अलग अलग पदों पर अधिकारियों की 35 अधिकारियों की नियुक्ति मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए करने की कोशिश की और इसके लिए एक बाकायदा विज्ञापन निकाला गया अखबार में। इस विज्ञापन के आने के बाद सियासत में काफी कुछ हलचल मची हुई है, क्योंकि बहुत से लोग, न केवल राहुल गांधी बल्कि मायावती, जो कि बीजेपी की सपोर्टर मानी जाती है परोक्ष रूप से, यानी उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, उन्होंने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। इसके अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों ने हमला बोला है बीजेपी पर। लेकिन सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी का आया है, क्योंकि उन्होंने इसे सीधे सीधे राम राज्य की अवधारणा से ही जोड़ दिया है। आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए राम शब्द का क्या महत्व है। बीजेपी ने अपनी पूरी राजनीति, या यूं कहें कि सत्ता की राजनीति केंद्र में आने तक के लिए उसने राम नाम को सीढ़ी बनाया। राम मंदिर आंदोलन जिस तरह से खड़ा किया गया, राम मंदिर का उद्घाटन भी मोदी ने इसी मकसद से किया था कि इसका फायदा उनको चुनाव में मिलेगा, और बार बार रामलला को हम लाएंगे, इस तरह की बातें की जाती थी बीजेपी की ओर से, और राम राज्य की बातें भी की जाती थी। लेकिन ध्यान दे तो समझ में आएगा कि बीजेपी जिस राम राज्य की बात करती है वो महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। और यहाँ राहुल गांधी ने इसी बात का जिक्र किया है कि बीजेपी ने राम राज्य की अवधारणा को ही विकृत कर दिया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है आज। क्या है वो ट्वीट, इसको देख लेते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, lateral entry is an attack on Dalits, OBCs and Adivasis. BJP's distorted version of Ram Rajya seeks to destroy the constitution and snatch reservation from Bahujans. यहाँ पर राहुल गांधी ने 2-3 शब्दों का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर किया है। जैसे राम राज्य की बात की है राहुल गांधी ने, बहुजन की बात की है राहुल गांधी ने, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की बात की है। ये तीनों ही शब्द बीजेपी के लिए भी राजनीतिक तौर पर काफी मायने रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी ने इस बार चुनाव में जो 400 पार आने का नारा दिया था, तो इसके पीछे उसका मकसद यही था कि वो किसी न किसी तरह संविधान को बदलना चाहती है। और राहुल गांधी ने बीजेपी की इस मंशा को समझकर पहले ही जनता को ये बता दिया था कि अगर बीजेपी को बहुमत मिल गया तो तय मानिए कि संविधान भी बदल जाएगा। और बीजेपी के कई नेता जैसे लल्लू सिंह या ज्योति मिर्धा या अरुण गोविल, इन तमाम लोगों ने भी यही कहा था कि संविधान को बदलना जरूरी है। और सबसे पहले तो अनंत हेगड़े जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। मोदी इन बातों को बाद में जब उनको समझ में आया कि संविधान बदलने की बात पर नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने ये कहा कि हम कोई कुछ ऐसा काम नहीं करने जा रहे और संविधान सबसे बड़ा है। लेकिन मोदी जब तक इस बात को संभालते तब तक बीजेपी के लिए बात बिगड़ चुकी थी। राहुल गांधी ने जनता तक ये बात पहुंचा दी थी कि संविधान पर हमला बीजेपी कर रही है, और इसका नुकसान ये हुआ बीजेपी को कि वो उसकी सीटें घट गई, वो 240 पर सिमट गई और उसको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। यानी संविधान बदलने की उसकी जो मंशा रही होगी वो भी पूरी नहीं हुई। लेकिन बीजेपी अभी भी चुप नहीं बैठी है। ये जो लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार में नियुक्तियां की जा रही हैं, इसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि सीधे दरवाजे से ना सही तो पिछले दरवाजे से बीजेपी ये काम करने जा रही है, क्योंकि ये भी सीधे सीधे कहीं ना कहीं इसमें जो राहुल गांधी ने भी लिखा कि दलित, आदिवासी और ओबीसी, इनका हक मारा जा रहा है, इनके जो आरक्षण का हक है। और आप जानते हैं कि आरक्षण पर भी बीजेपी की क्या सोच है, वही सोच है जो संघ की सोच है। याद कीजिए 2015 बिहार चुनाव विधानसभा, जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने की जरूरत है। इस बयान का बहुत उल्टा असर हुआ, बीजेपी हार गई बिहार में। लेकिन बीजेपी को अभी भी ये लगता है कि आरक्षण पर इस तरह से नहीं तो उस तरह से कैंची चलाई जा सकती है, और लेटरल एंट्री के जरिए बीजेपी फिलहाल यही कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। न केवल राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट कर इस फैसले की आलोचना की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, मोदी सरकार के लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला क्यों है? सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले पीएसयू में ही भारत सरकार के हिस्सों को बेच-बेचकर 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिए हैं। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में 91% का इजाफा हुआ है।
SC, ST, OBC के 2022-23 तक 1,30,00,000 पद कम हुए हैं। हम लेटरल एंट्री के गिने चुने स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्त करने के लिए लाए थे, पर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का प्रावधान सरकार में एक्सपर्ट्स नियुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों का अधिकार छीनने के लिए किया है। SC, ST, OBC, EWS के पद पर अब RSS के लोग मिलेंगे। यह आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा चौड़ा ट्वीट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये किस तरह से संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह है। और कुछ इसी तरह की बात लालू प्रसाद यादव ने भी लिखी है। क्या लिखा है लालू प्रसाद यादव ने, उसको भी देखते हैं। लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रदत्त कोई आरक्षण नहीं है। कॉर्पोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी खाकी पेंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का यह नागपुरिया मॉडल है। संघी मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकार पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लालू प्रसाद यादव का भी। साफ साफ उन्होंने भी ये कहा है कि ये नागपुरिया मॉडल है, जिसके इसमें वंचितों के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है और संविधान और आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लालू प्रसाद के इस ट्वीट से पहले तेजस्वी यादव भी अपना विरोध जता चुके हैं और मायावती जो बसपा की नेता है, उन्होंने भी इसे बहुत गलत बताया है। तो ये दिख रहा है कि मोदी सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि हम लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियां करेंगे, उसका अब ऐसा नहीं है कि विपक्ष चुपचाप इस बात को मान लेगा या चुप बैठकर ये तमाशा होते देखेगा कि कैसे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हकों को बीजेपी सरकार या मोदी सरकार मार रही है, बल्कि अब विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगा। और आप याद कीजिए राहुल गांधी ने किस तरह संसद में ये खड़े होकर कहा था कि मैं ऐलान करता हूं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगी तब तक हर किसी को उसका हक जो है जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। राहुल गांधी के जुबान में कहें तो इसको वो एक्सरे करना कहते हैं कि देश का एक्सरे होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि मर्ज कहाँ है और उसकी दवा किस तरह से हो सकती है। राहुल गांधी अब जिस तरह से राम राज्य की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्या इस हमले से बीजेपी अपना बचाव कर पाएगी? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर दीपक जी। दीपक पाचपुर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपने अभी ये तीनों ट्वीट देखे जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद ने किए। किस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर बीजेपी की जो मंशा है उसको बताया है, जाहिर किया है। आपको बता दूं कि इसके पहले भी राहुल गांधी ने यह कहा था कि पीएम मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि ये खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीनना, मतलब इसमें छीना जा रहा है। हालांकि रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सरकार की ओर से इसका जवाब देने का निश्चय किया। उन्होंने एक ट्वीट करके ये बताया कि लेटरल एंट्री के मामले में कांग्रेस का पाखंड दिख रहा है। दरअसल लेटरल एंट्री की अवधारणा को विकसित करने वाली यूपीए सरकार ही थी और उसने दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ARC जो 2005 में बनाया था और मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में ये बना था। लेकिन दीपक जी, इसका जवाब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में दिया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हमने जो फैसला लिया था वो चुनिंदा क्षेत्रों के लिए, उसमें स्पेसिफिक क्षेत्र और उसमें उनके एक्सपर्ट्स, इनके लिए हमने किया था। ये नहीं था कि हम जो संयुक्त सचिव और उप सचिव और इन सब की भी नियुक्तियां हम सीधे सीधे लेटरल एंट्री के जरिए करें। 2018 में मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और अब जाकर उसका फिर से उसको इस तरह से लागू करना, जिसमें लग रहा है कि सरकार फंसी हुई है। और राहुल गांधी का ये जो हमला है, क्या कहेंगे दीपक जी, क्या इस हमले से बीजेपी खुद को बचा पाएगी, खासकर तब जबकि अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने?
जी, इसके पहले कि मैं इसके राजनीतिक पक्ष पर आऊं, सौमित्र जी, हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये जो यूपीएससी का जो हमारे यहाँ जो ढांचा है, देखिए भारत में इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1926 में हुई थी। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने सबसे पहले जो उनका जो अंग्रेजों का जो ढांचा था, उस समय लगभग 80 देशों पे इनका राज हुआ करता था। तो पूरे सभी उनके जो कॉलोनीज थे, सभी जो देश थे जिन पर इनका शासन था, उसमें प्रशासनिक एकरूपता लाने के लिए और अलग अलग देशों में जो उनके सुधार कार्य चल रहे हैं या जो विकास हो रहा है, उसके आदान प्रदान के हिसाब से उन्होंने इसकी स्थापना, इसके पहले हालांकि जो यूके में है, ब्रिटेन में है, वो ये सेवाएं जारी थी। उसको उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। 1922 में जो है एक मिस्टर लॉर्ड ली कहते थे, उन्होंने उसको भारतीय परिवेश के हिसाब से सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और उसमें और ज्यादा सुधार किया। 1926 के बाद जो है इस पब्लिक सर्विस कमीशन को फेडरल से फिर उसका नाम जो है वो बदल के इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ। और उसके बाद इसको ये देखा गया कि भारतीय परिवेश में हमें सेवाएं देने के लिए जो अधिकारियों का जो समूह चाहिए, उनमें एक कम से कम प्रशिक्षित लोग हो, उन्हें भारत के बारे में पूरी जानकारी हो, उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देके उनको भारत में लाया जाता था। उसके पहले होता यह था कि भारत में जो अंग्रेज ऑफिसर आते थे, सामान्य रूप से या तो तकनीकी जानकार होते थे, खासकर रेलवे के सुधार के लिए या दूसरी चीजों के लिए, या यहाँ पर जो कपड़ा मिले हैं, और अलग अलग जो तकनीकी एक्सपर्ट तो हुआ करते थे, लेकिन उनमें प्रशासनिक योग्यता की काफी कमी थी। तो उसको पूरा करने के लिए इन्होंने एक ढांचा बनाया इस प्रकार से। लेकिन जब 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हो गया, तो उसको फिर संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। और इस पे बड़ा जो श्रेय जाता है वो सर राजा सत्येंद्र जैन साहब को जाता है, जिन्होंने पूरा का पूरा उसको अंग्रेजी ढांचा जो था उसका पूरा का पूरा खत्म करके उसको उन्होंने जो बनाया उसको भारतीय परिवेश के हिसाब से और एक स्वतंत्र भारत में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी उसके लिहाज से उन्होंने उसकी पूरी की पूरा उसे सुधार लाए, बहुत सारे परिवर्तन लाए। और इस प्रकार से 1950 से ये जो ढांचा है प्रशासनिक, हमारा जो ढांचा है ब्यूरोक्रेट्स का पूरा समूह है, वो किस प्रकार काम करता है। हमें पता है कि मसूरी में इसकी ट्रेनिंग होती है और दुनिया की जो सबसे कठिन 10 परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में यूपीएससी का नंबर जो है सबसे ऊपर है। वो उस कठिन परीक्षा को पास करके लाखों लोग हर साल शामिल होते हैं और उसके बाद जो है इस परीक्षा में आते हैं। इसलिए तमाम तरह की भारतीय समस्याओं के बावजूद, यहाँ के देश की समस्याओं के बावजूद एक ऐसा स्थायी ढांचा हमारे पास है लोक सेवकों का, अधिकारियों का, अफसरों का, जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी देखा करता है। तो जब सर राजा सत्येंद्र जैन ने जब इसको बनाया, इसका पुनर्निर्माण किया इस प्रशासनिक ढांचे का, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य था कि इसे किसी भी तरीके के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब आप अगर लेटरल एंट्री करेंगे, सीधे सीधे किसी को भी ले आएंगे, तो कोई ऐरा गैरा तो किसी को आप उठा के लाएंगे नहीं, उन्हीं को लेके आएंगे जो कोई मंत्री का बेटा हो या जो किसी अधिकारी का बेटा हो या कोई आपके विचारधारा के नजदीक का व्यक्ति हो। तो आपने तो जो इस पूरे के पूरे संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था उस पर ही आपने प्रहार कर दिया। बिना राजनीतिक प्रभाव, दबाव और प्रलोभन के कोई व्यक्ति इसके अंदर आ ही नहीं सकेगा, आपने ये व्यवस्था बना दी। अब देखिए करोड़ों भारतीय युवाओं का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, फॉरेस्ट में जाएं, अलग अलग इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, एक पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा है। हर वर्गों की जरूरत को पूरे करने वाले अधिकारी जो है वो इस परीक्षा के जरिए आते हैं। उनके सपनों का क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है। वहां पर जो है वो अब कहां जाएंगे, उन्हें जब ये पता चलेगा कि बिना किसी मेहनत के कोई भी परिचित का व्यक्ति होगा तो वो जो है वो अपने बच्चों को इसमें प्रवेश करा देगा। 1918 के बाद इन्होंने खुद जो जितेंद्र सिंह जो है, जो केंद्रीय कार्मिक मंत्री हैं, उन्होंने तो स्वीकार किया है कि लगभग 63 लोगों को हमने सीधे सीधे जो है वो इसमें नौकरियां दे दी हैं। तो वो जो 63 लोग हैं, अगर आप उसकी सूची निकाल के देखें और उनका संबंध किनके साथ है तो बहुत साफ हो जाएगा कि आप ये जो लेटरल एंट्री करा रहे हैं वो किसी भी प्रकार से कोई इसमें सुधार लाने के लिए, कामकाज में सुधार लाने के लिए नहीं ला रहे हैं। आप जो लेके आ रहे हैं वो अपनी विचारधारा के लोगों को लेके आ रहे हैं
ये सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना है संघ लोक सेवा आयोग को या हमारी पूरी की पूरी नौकरशाही को, बहुत महत्वपूर्ण इकाई है जो देश को हर स्थिति में संभालती है। एक राजनीतिक दल की सरकार आती है, उसके अनुसार वो काम करती है, वो चली जाती है तो ट्रांजिट पीरियड में वो उस पूरे के पूरे देश को संभालती है। फिर अगली जो सरकार आती है वो किस प्रकार का काम चाहती है, उस हिसाब से वो पूरी की पूरी सेवा का मॉडल तैयार करती है। मतलब बजट बनाने से लेके देश के अंतिम कोने तक खड़े गांव के आदमी को नल पहुंचाने का काम, पानी पहुंचाने का काम, अस्पतालों का काम, ये सारी की सारी नौकरशाही ही करती है। आपने अगर उस नौकरशाही पे इतना बड़ा प्रहार कर दिया तो यकीन मानिए कि भारत की जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो हिल जाएगी। इन्हें बिल्कुल इस बात की गंभीरता नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है कि आप किस गंभीर विषय को छूने जा रहे हैं। आप याद कीजिए हमारे देश में तमाम तरह के जगहों पर हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 वर्ग ऐसे थे, 2 परीक्षाएं ऐसी थी जहां माना जाता था कि जान पहचान, पैसा, सिफारिश ये कुछ नहीं चलती। वो है एक संघ लोक सेवा आयोग और दूसरी सेना। इसमें आज भी बिल्कुल ठोक बजाकर लोगों को लिया जाता है, कड़ी मेहनत के बल पे लोगों को लाया जाता है। अगर आप वहां पर भी इस प्रकार से अपने लोगों को बैठाना शुरू करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी आप देखिए यूपीएससी के भी इस समय लगभग 6000 पद खाली हैं पूरे देश में। देखिए मैं आपको एक छोटी सी फिगर बता रहा हूं कि हमारे देश में जो है लगभग 2944 पद, मतलब आप सोचिए कि 3000 पद अभी भी, मतलब वो हो सकते हैं कि वो कौन से पद के हैं, आईएएस के भी हो सकते हैं, आईआरएस के भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन 3000 पद अभी के अभी खाली हैं। कुल स्वीकृत पद जो है वो लगभग 13000 पद के आसपास है यूपीएससी के जरिए। इसमें आपके पास अभी 3000 पद लंबे समय से खाली हैं, उनको तो आप भर नहीं रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो लेटरल एंट्री वाले लोग इतने ही काबिल हैं तो परीक्षाओं को पास कर लें और वो आ जाए, उन्हें भर्ती कर लिया जाए। अब आप लेटरल एंट्री के जरिए करेंगे ये कि अपनी विचारधारा के लोगों को आप तमाम कार्यालयों में बैठा देंगे और वहां पर वो क्या काम करेंगे। आपको याद होगा कि हाल ही में एक आदेश पारित किया है केंद्र सरकार ने कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आप वहां पर संघ की शाखाएं लगाने जा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। आप जो है वहां पर ये भी देखेंगे कि कौन संघ की विचारधारा के विपरीत है और कौन उनके अनुकूल है। इस प्रकार से ये जो काम करने जा रहे हैं, अगर इस प्रकार का एक तरह से वातावरण बन गया हमारे कार्यालयों में, हमारे विभागों में, हमारे अलग अलग मंत्रालयों में, तो आप ये सोचिए कि पूरा का पूरा जो प्रशासन का जो तंत्र है वो ऐसी एक दिशा में जाएगा जो केवल सरकार की तरफ जाता हो। बहुत सारे आज भी आप संस्थान देखिए, उसमें बहुत सारे लोग आरएसएस, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारी ऑयल कंपनी में संबित पात्रा डायरेक्टर थे, आप याद कीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, उनका नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, संजय द्विवेदी साहब हैं, वो आरएसएस के आदमी हैं। जगदीश उपाध्याय साहब को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया था, भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, वो संघ के आदमी हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं? बेसिकली लेटरल एंट्री से अगर आप काम में गुणवत्ता लाना चाहते हैं तो आप उसको आपको तो एक सबको साथ लेके बैठा के बताना पड़ेगा कि आपकी योजना क्या है। संसद में उसको लाइए, उसके ऊपर ढंग से बात कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप लेटरल एंट्री के नाम पे किसी को भी लाएंगे, फिर तो आपकी गुणवत्ता जो है नौकरशाही की वो धराशायी हो जाएगी। तो इसलिए राहुल का ये कहना है। दूसरा अब इसका पार्ट है कि इस पे जितेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि लेटरल एंट्री में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं होगा। तो कहां जाएंगे वो लोग? पहले से हम देख रहे हैं कि केवल 3% लोग जो है बजट की कमेटी में रहते हैं और पूरे देश के बजट का 5% है केवल वो हैंडल करते हैं। तो हमारे देश की जो जनसंख्या का बड़ा एक जो हिस्सा है, ओबीसी का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, उनकी आवाज को उठाने वाला कौन बन जाएगा? तो ये बहुत ही गलत बात है नौकरशाही में जो है। और निश्चित रूप से अगर आरक्षण खत्म होता है तो नौकरशाही पे एक खास वर्ग के लोगों का और एक खास विचारधारा के लोगों का पूरा कब्जा हो जाएगा। और इसके कारण जो है भारत में जो आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण चीज वो खत्म हो जाएगी और संविधान के खात्मे की शुरुआत अगर कहीं से होगी वो आरक्षण के समापन से होगी। सौरमित्रा जी। जी बिल्कुल, आरक्षण को खत्म करना ये बीजेपी का मकसद
अब बिल्कुल खुलकर नजर आ रहा है। इसमें कोई इफ बट जैसी कोई बात भी नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के सारे काम एक के बाद एक उसी तरह से होते जा रहे हैं। अगर और ऐसा लग रहा है कि मोदी बात भले करें 2047 के भारत की और 50 साल राज की, लेकिन वो भारत को आगे ले जाने की जगह उस मध्यकाल में शायद ले जाना चाह रहे हैं, वैदिक काल में, जहां पर जो जाति व्यवस्था जो थी और उसका दंश जो था वो निचले तबके के लोगों को और सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता था, जहां पर उनको पढ़ाई लिखाई और तमाम चीजें करने की एक तरह से मनाही थी। और इसको बहुत भुगता है, हजारों हजारों सालों से भुगता है इस देश के लोगों ने। और उसके बाद अम्बेडकर जैसे कोई लोग आते हैं और फिर वो संविधान बनाते हैं। अब बीजेपी को उस संविधान से भी तकलीफ हो रही है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। मायावती भी शायद अब इस बात को समझ रही है दीपक जी, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक 3 सिलसिलेवार पोस्ट किए थे और उसमें उन्होंने लिखा था कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना, ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। अखिलेश यादव ने भी इस पर लिखा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। दीपक जी, 2 अक्टूबर का जो आह्वान किया है गांधी जयंती का, और इधर चुनाव जो होने हैं 1 अक्टूबर को हो जाएंगे, लेकिन 4 अक्टूबर को नतीजे आने, तो ठीक है, अखिलेश यादव जो आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं, हो सकता है उसका चुनाव पर असर ना पड़े, लेकिन अभी जिस तरीके से ये सारे लोग आवाज उठा रहे हैं और सबके मतलब दल अलग अलग हैं, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, सब अलग अलग हैं, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं एक ही जैसी बात कि संविधान को चोट पहुंचाई जा रही है। क्या बीजेपी अब खुलकर ये स्वीकार कर सकती है कि हाँ वो संविधान बदलने जा रही है, या मोदी अभी भी इसमें अपने शब्दों का कोई मुलम्मा चढ़ा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं और वैसा नहीं है? क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी एक तो एससी, एसटी, ओबीसी इनके हक को मार रही है, उनको रिजर्वेशन नहीं दे रही। दूसरी बात, ये जो आपने भी जिसको पॉइंट आउट किया कि ये लोग जो 45 पद दिख रहे हैं, इसमें जो भर्ती होगी वो जाहिर है जो इनसे जुड़े हुए लोग होंगे, चाहे वो उद्योगपतियों से जुड़े हुए लोग हों, क्योंकि केंद्र सरकार में बैठकर काम किया है, मतलब एक तरह से सरकार तो पूरे अधिकारी चलाते हैं, नीतियां वही बनाते हैं, और वो नीतियां बनाने का काम होगा उद्योगपतियों की शह पर। उसके अलावा ये भी होगा कि जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अब तो सरकारी दफ्तरों में भी उनका प्रवेश एकदम लीगल कर दिया गया है कि हाँ आप आ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो अभी तक जो ये ब्यूरोक्रेसी का प्रोसेस होता था, इसमें आप एक तो यूपीएससी की बहुत कठिन परीक्षा देकर इंटरव्यू तक पहुंचना, फिर पास होना बड़ी बात होती थी। उसके बाद इनको जाना पड़ता था ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, ये जो ट्रेनिंग लेते हैं मसूरी में, उसके बाद फिर इनकी पोस्टिंग होती है, तो ये जो गांव है, कस्बे है, तहसील है, वहां जाते हैं ताकि वो आम जनता को देखे समझे। जो और वैसे भी बहुत सारे लोग जो यूपीएससी क्लियर करते हैं वो बहुत मामूली घरों से आए हुए लोग भी होते हैं, एकदम निचले तबके के लोग भी होते हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। तो वो समझते हैं कि भारत के लोगों की जरूरतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान किस तरह से हो सकता है। तो यही ब्यूरोक्रेसी जब डिसीजन पावर लेती तो उसका जो निर्णय होता है फिर वो इस तबके को ध्यान में रखकर होता है। अब अगर ये जो आ जाएंगे सीधे सीधे कि आपने एमबीए किया है या आपने फॉरेन की कहीं से डिग्री ली है, आप एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आप मतलब एक जो सुविधा संपन्न वर्ग से आए हुए लोग अगर इसमें ये आते हैं, इनकी भर्ती होती है, क्योंकि आप किसी मामले के एक्सपर्ट हैं और आप सवर्ण हैं और आप सरकार के करीब हैं और आप संघ की विचारधारा के हैं, तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपको इस तरह की नियुक्ति मिल जाए। तब क्या ये लोग उस संवेदनशीलता के साथ सोच पाएंगे भारत की जनता के बारे में? और यहीं पर राहुल गांधी का वो सवाल भी खड़ा होता है कि राम राज्य की अवधारणा को किस तरह से बिगाड़ दिया गया, क्योंकि राम राज्य की अवधारणा भी वही थी कि हर कोई सुखी रहे, और जो महात्मा गांधी का था
कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना, क्या ये लेटरल एंट्री को मोदी सरकार जिस तरह जायज ठहरा रही है और इसके लिए पुरानी कांग्रेस सरकार का हवाला दे रही है, लेकिन क्या यहाँ वो अपने फैसले को जायज ठहरा पाएगी जनता के बीच? और अगर नहीं ठहरा पाई तो क्या इसका नुकसान उसको चुनाव में होगा? देखिए, आपके सवाल का पहला पार्ट कि क्या ये लोग संवेदनशील होंगे जो लोग आएंगे। देखिए, जिस समय इनकी ट्रेनिंग होती है आईएएस अधिकारियों की, उसके बाद इनका लगभग 1 साल तक इनका भारत भ्रमण होता है। उन्हें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाता है, उन्हें वनांचल भी दिखाए जाते हैं, उन्हें रेगिस्तानी इलाकों की समस्याएं दिखाई जाती हैं, उन्हें पहाड़ों की स्थितियां दिखाई जाती हैं। पूरे देश भर की जो स्थिति है कि हम भारतीय जो है किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उनका निराकरण कैसे हो सकता है, इन सबको लेके भी उनकी एक ट्रेनिंग होती है। दूसरी बात, ये बात भी सही है कि आईएएस आईपीएस या जब इसमें जो यूपीएससी में जो क्रैक करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, उनमें अच्छे घरों के भी होते हैं, लेकिन लगातार की ट्रेनिंग में, और इस बात से कोई इनकार नहीं है कि आप चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मेहनत आपको बहुत कड़ी करनी पड़ेगी। चाहे फिर वो आप सासाराम के प्लेटफॉर्म में बैठ के आप पढ़ाई करें, वहां के रेलवे प्लेटफॉर्म की लाइट के नीचे, या दिल्ली के मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़ाई करें, या जिस अभी कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था वहां पर खत्ते उठाते हुए, या बिहार से आके आप एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में पहले से माता पिता चाहे आईपीएस हो या बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनको पूरी की पूरी फैसिलिटीज है। किसी भी तरह का आपका पारिवारिक परिवेश पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत किए बिना कोई भी यूपीएससी की परीक्षा को पास नहीं कर सकता, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अब दूसरे जिन लोगों को आप लेटरल एंट्री के नाम पे ला रहे हैं, एक तो उनके पास हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, मेहनत करके वो भी अपनी ऊंची जगह पे पहुंचे होंगे, लेकिन आपका ये सवाल बहुत सही है कि देश के प्रति उनकी वो जो संवेदनशीलता है क्या, देश के प्रति अगर उनकी ये संवेदनशीलता होती तो वो कम से कम आरएसएस की विचारधारा के बिल्कुल करीब नहीं होते। उनकी जो आरएसएस और बीजेपी के साथ की नजदीकी यही बताती है कि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई संवेदनशीलता नहीं है। अब आप देखिए, जिस समय इनको लाया जाएगा, किन किन जगहों से लाया जाएगा, वो एक ऐसे परिवेश में उन्होंने किया रहता है, एमबीए हो गया या इंजीनियरिंग करके होके गए होंगे, कि जो क्लोज डोर एक तरह के जो काम करने वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं, वो आते हैं, तो निश्चित रूप से भारत की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे वो अवगत हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, यूपीएससी का सबसे बड़ा उनका जो प्रशासनिक ढांचा है इतना जबरदस्त, इतना स्ट्रांग है कि वहां पे उसका बहुत बड़ा जो कारण है वो है हायरार्की। आपका जो पदक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सोचिए कि आपके 2 अधिकारियों के बीच में एक लेटरल एंट्री वाला व्यक्ति आ जाए, और जिसके बारे में पहले से पता हो कि आदमी लेटरल एंट्री से आया है, इसका मतलब ये किसी अधिकारी का, किसी मंत्री का, किसी बड़े आदमी का बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, वो आ रहा है। तो इसके कारण वहां पर जो शक्ति का जो संतुलन है, अधिकारियों के बीच के उत्तरदायित्व का जो संतुलन है, और जो तमाम तरह की जिम्मेदारियां वहां पे हैं, वो संतुलन पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। हर अधिकारी ये डर के रहेगा कि ये जो व्यक्ति हमारे बीच बैठा हुआ है, लेटरल एंट्री लेके आया हुआ है, ये सरकार के बहुत नजदीक है। तो दोनों चीज हो सकती है, डर के भी रहेगा या उसकी चापलूसी करके कोई आदमी अपने काम भी करा सकता है। तो पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत सीधे सीधे हर किसी के काम की एक तरह से समीक्षा होती थी। दीपक जी का संपर्क शायद टूट रहा है हमसे। अभी हम बात कर रहे हैं कि लेटरल एंट्री के जरिए जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार में 45 पद, जो सरकार में नहीं मतलब जो प्रशासनिक अधिकारियों के 45 पद जो भरे जाएं, इसकी कोशिश मोदी सरकार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर ही बड़ा विरोध अपना दर्ज जताया है, उन्होंने किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर ये बड़ा हमला बोला है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर राम राज्य की याद लोगों को दिलाई है, और एक बार फिर लोगों को ये समझाना चाहा है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को या उनकी जो भावनाएं उनको किस तरह से मोदी सरकार वो कर रही है, उसको भुना रही है और अपने फायदे में उसको इस्तेमाल कर रही है। जी दीपक जी, आपका संपर्क हम किया था, आप अपनी बात जारी रखें। जी जी, तो इस प्रकार से वहां पर का जो जिसको हम कहते हैं कि हायरार्की के अनुसार जो काम होता है, वो शक्ति संतुलन जो है, जिम्मेदारियों का जो
ताना बाना है, वो सारा का सारा जो है वो लेटरल एंट्री से जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो बहुत सारे जो लोग हैं, मायावती की नींद काफी देर से खुली है। मायावती इस बात को अभी कह रही है कि इससे आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण का असर पड़ेगा। क्या वो ये बात नहीं जानती कि भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से यहां तक पहुंचाने में इन्हीं पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही है। मेरा ख्याल है जी, आपसे हमारा संपर्क बार बार टूट रहा है। जी जी, अब बोलिए। जी जी, तो इस प्रकार से इस लाने के लिए ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने भी अप्रत्यक्ष भूमिकाएं निभाई है, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए मायावती जी को कि अब उनके लिए कम से कम काफी देर हो गई है, जो है वो जागी है। लेकिन ये अच्छी बात है, अब उन्हें अगर वाकई ये बात साबित करनी है वो आरक्षण के साथ है, तो उन्हें इस आंदोलन दीपक जी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, कट रही है बार बार। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि चर्चा कर रहे हैं। दीपक जी आपकी आवाज कट रही है बार बार। जी, तो दीपक जी जो बता रहे हैं कि मायावती ने काफी देर कर दी, लेकिन सवाल यही है कि इतनी देर होने के बावजूद, जिसको हम कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या वो दुरुस्त आई है? क्योंकि जब राहुल गांधी इस पूरे मसले को पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने उठाया, उसके पहले भी उठाया, जब वो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, जब वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, जब वो ये सवाल उठा रहे थे कि केंद्र सरकार में महज 3% ही मतलब क्यों है ओबीसी के लोग, और क्यों वो फैसला लेने के उसमें नहीं है, और बाकी लोग किस तरह से उन पर हावी हो जाते हैं, अधिकारियों में जो मतभेद होता है। उसके अलावा वो ये भी बता रहे थे कि कैसे चाहे आप बड़े कॉर्पोरेट घराने देख लीजिए, चाहे आप मीडिया हाउस देख लीजिए, कहीं भी मतलब जो तमाम सेक्टर्स हैं वहां पर यही नजर आता है कि ओबीसी, दलित, पिछड़े, इनकी जो जगह होती है बहुत कम होती, या ये होते ही नहीं है, और जो होते हैं वो सवर्ण तबके के लोग होते हैं। दीपक जी, मैं अभी यही बता रही हूँ कि राहुल गांधी ने लगातार इस सवाल को उठाया, जाति जनगणना की बात भी उन्होंने इसीलिए की, सामाजिक न्याय की जो बात उनके न्याय पत्र में भी कांग्रेस के इसी बात को लेकर उठाया गया था। लेकिन मायावती के बारे में आपने ये जो कहा है कि वो देर से जागी हैं, सवाल यह है कि क्या देर से जागी लेकिन दुरुस्त जागी? क्योंकि क्या अब जो नुकसान हो चुका है, क्योंकि अगर मायावती चुनाव से पहले ये बात समझती और कांग्रेस का साथ देती या इंडिया गठबंधन का साथ देती, तो हो सकता है बीजेपी आज और कम सीटों पर हमको दिखाई देती। अब लेकिन मायावती के इसमें आने से क्या आप राजनीतिक बदलाव देख रहे हैं? जी, निश्चित रूप से मायावती का लंबे समय के बाद इस प्रकार से सामने आना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास एक जो बड़ा जनाधार है, और आरक्षण जो है वो इस पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती को समझना चाहिए, साथ देना चाहिए, राजनीतिक लाभ हानि की चिंता किए बगैर। देखिए, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी ताकत अब मायावती रह नहीं गई है। उनके पास सामाजिक जनाधार तो है, इसमें कोई शक नहीं। देश के किसी भी आप राज्य में जाइए, उनके पास एक जनाधार है। दूसरी बात जो ये कहा जाता है कि आरक्षण खत्म करने की जो बात कहती रही थी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान या पहले, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को नकारा जब उन्हें दिखने लगा कि उनकी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम संविधान को कतई बदलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन संविधान को बदलने या रद्द करने का मतलब ये नहीं होता कि बाकायदे आप संविधान को किसी किताब, किसी बैग में डाल के आप अलगनी पे टांग दीजिए, ऐसा नहीं है। आप दूसरे कई तरीकों से जो है वो संविधान को निष्प्रभावी कर सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका ये भी है कि आप उसके अंदर जो आरक्षण की जो सबसे पहली बात है, उस आरक्षण को सबसे पहले तोड़ा जाए। आरक्षण खत्म होने का मतलब है कि आप एक बहुत बड़े वर्ग को आप उसकी आजीविका से, आने वाले समय में अच्छे पदों पर पहुंचने से या समाज में कोई महत्वपूर्ण स्थान पाने से आप वंचित करने जा रहे हैं। कोई कह के संविधान को रद्द नहीं करेगा। आप दुनिया में जितने भी निरंकुश सरकारें या तानाशाह हुए हैं, वो ये नहीं कहते थे कि हम संविधान को रद्द कर रहे हैं। वो काम ही इस प्रकार से करते थे कि संविधान अपने आप जो है वो निष्प्रभावी हो जाता था। पिछले 10 सालों का आप जो कार्यकाल देखें मोदी साहब का, तो मोदी साहब ने कभी भी संविधान को तो माथे से लगाते रहे हैं हमेशा।
जब वो संसद के भीतर पहली बार आए तो बाकायदे उन्होंने उन सीढ़ियों पे भी मत्था टेका था। लेकिन ये सब जो कहने की बात अलग होती है और आप प्रशासन कैसा चलाते हैं, आपका राजकाज कैसा है, इससे पता चलता है कि संविधान का को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। संविधान को धीरे धीरे एक प्रकार से आपने कमजोर कर दिया। ये इसी दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम है, मैं केवल ये कहना चाहता हूं। इसलिए इन सबको जागरूक होने की जरूरत है। और दूसरी बात, केवल नेताओं के जागरूक होने से काम नहीं चलेगा। राहुल, अखिलेश, मायावती, खड़गे, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें जो है, इन्होंने जीवन में जो कुछ चाहिए वो सब मिल चुका है और अब भी उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन करोड़ों दलितों को सोचना होगा, करोड़ों आदिवासियों को सोचना होगा, करोड़ों ओबीसी को सोचना होगा कि अगर इस प्रकार से आपने शुरू में आज 60, 65, 70 आप लेटरल एंट्री के जरिए ला रहे हैं, इसकी गति भी बढ़ सकती है, इसकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो धीरे धीरे आप वैसे भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी परीक्षाएं जो है वो लगातार जो है या तो लीकेज के कारण ये हो रही हैं या उनमें कोई खामियां होती हैं, वो रद्द कर दी जाती हैं। बहुत सारे पदों पे आप देखिए कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों ने उसमें आवेदन किए और उसके बाद पता चला, एक सुबह जब वो उठते हैं परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द हो गई है। तो एक तरफ तो आपका ये आलम है और दूसरी तरफ जो एक बहुत अच्छा ढांचा है परीक्षाओं का, लोगों को नौकरियां देने का, और इस यूपीएससी के जरिए जो भी परीक्षाएं होती हैं और उसके जरिए जो सेलेक्ट होके आते हैं वो समाज में एक समता, मतलब एक तरह से भूमिका निभाते हैं। केवल नौकरी, कुछ नौकरियों का ये सवाल नहीं है। फिर आप ये कहते हैं कि आपके प्राइवेट सेक्टर में शायद ये इनका ये भी मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले होते हैं वो कुछ बहुत ही जरूरत से ज्यादा काबिल लोग होते हैं, उन्हें ये लगता है, जो आके इस व्यवस्था को आके सुधार देंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत तरह की खामियों से जूझ रहा है। ये लोगों के दिमाग में भरी हुई बातें हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम करता है और शासकीय जो सेक्टर है, सरकारी जो विभाग है, वो बहुत भ्रष्टाचार और बहुत जिसको कहते हैं कि आलसी लोगों से भरा हुआ। तो ऐसा कतई नहीं है। अगर ऐसा होता कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ी काबिलियत भरी रहती, वहां के लोग बहुत ज्यादा अच्छे काबिल लोग होते हैं, तो आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बुरी दशा में है। फिलहाल तो ऐसे कुछ नहीं कि वो कोई आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। वो तो गिने चुने कुछ लोग हैं, गौतम अदानी हो गए, अंबानी हो गए, या कुछ जो इस समय 3, 4, 5 बड़े घराने जो बहुत ज्यादा इस समय व्यवसाय अच्छा कर रहे हैं और अच्छा क्या कर रहे हैं, सरकारी मदद के कारण कर रहे हैं। वहां के लोगों की आप हालत देख लीजिए, कोई बहुत काबिल लोग नहीं है। और अंतिम बात, सर्विस सेक्टर, इन सेक्टर से आए हुए लोग क्या भूमिका निभाएंगे। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। इन जो निजी क्षेत्रों से आप लोगों को ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। असली बात यह है कि वो उद्योग और सरकार के बीच वो लोग बिचौलियों का काम करेंगे। आप जान के रहिए, खुद अश्विनी वैष्णव इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एक कंपनी में, लोकोमोटिव कंपनी में, और बाद में जब वो मंत्री बन गए तो वहां से 1200 इंजन की सप्लाई करने का ठेका जो है भारत सरकार ने उसी कंपनी को दिया जिसमें अश्विनी वैष्णव साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये जो है, मैं कह सकता हूं कि ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, ये ज्वलंत उदाहरण है कि ये जो अलग अलग कंपनियों से आप लोगों को उठा के लाएंगे लेटरल एंट्री के नाम पे, वो दो ही काम करेंगे। एक, सरकार और अपनी निजी क्षेत्र के बीच एक तरह से वो पुल का काम करेंगे, वो ब्रिज का काम करेंगे, या आप कह सकते हैं कि एजेंट का काम करेंगे। और दूसरा, वो विचारधारा फैलाने का काम करेंगे। और दोनों ही स्थितियों में ये भारत के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो मित्रा जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके सारे पहलुओं पर जानकारी दे दी है दीपक जी, और मेरा ख्याल है कि हमारे दर्शकों ने जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सुना वो इसके इन पहलुओं से भी अब परिचित होंगे और इस बारे में वो और विचार करेंगे। और इस बारे में सबसे अधिक विचार करने की जरूरत SC, ST और OBC इन तमाम तबकों को ही है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे उनके हक को ही खतरा है और राहुल गांधी ने इसी ओर इशारा किया है। राहुल गांधी का जो हमला है उसको केवल हम सियासी तरीके से नहीं देख सकते, या सियासी नजरिया ही नहीं है कि वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, बल्कि बीजेपी की असलियत उन्होंने जनता के सामने एक बार फिर से उजागर की है। क्या जनता इस बात को समझेगी और चुनाव में इसका असर देखने मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता ने एक बार अपनी समझदारी लोकसभा चुनाव में दिखा ही दी है। तो
तो अब आगे विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को इस लेटरल एंट्री के निर्णय पर नुकसान हो सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम से जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी जो आपने इस कार्यक्रम को ध्यान से देखा और सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।